सोचिए किसी प्रॉपर्टी का मालिक बनना। दिमाग में क्या आता है? सालों की बचत, एक भारी भरकम लोन और न जाने कितनी फाइलों और कागजात का ढेर। हमेशा से तो यही होता आया है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये पूरा तरीका, ये पूरी सोच ही पुरानी पड़ चुकी है? क्या हो अगर मालिकाना हक इतना बोझिल और धीमा होने के लिए बना ही ना हो? आज हम इसी एक बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक स्रोत कहता है कि संपत्ति के मालिकाना हक को एक नई व्याकरण की तरह देखा जा सकता दिलचस्प है। है ना? और दूसरा स्रोत उस तकनीक को समझाता है जो इसे हकीकत बनाती है, ब्लॉकचेन, जिसे वो एक ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी का नाम देता है। बिल्कुल। और आज हमारा काम इन दोनों को जोड़ना है। ये सिर्फ किसी बिल्डिंग पर टेक्नोलॉजी की एक परत चढ़ाने जैसा नहीं है। हम ये समझेंगे कि कैसे मालिकाना हक को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है, बिना उसकी कीमत कमजोर किए। मालिकाना हक की पूरी किताब को ही नए सिरे से लिखना। हाँ, कुछ ऐसा ही। चलिए इसी नई व्याकरण से शुरू करते हैं। स्रोत में एक लाइन है, मालिकाना हक को बिना कमजोर किए बांटा जा सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक पूरी प्रॉपर्टी लेते हैं, मान लीजिए एक ऑफिस बिल्डिंग, और उसके मालिकाना हक को आप हजारों या लाखों छोटे-छोटे डिजिटल हिस्सों में बदल देते हैं। डिजिटल हिस्सों में? हाँ, जिन्हें हम टोकन कहते हैं। हर टोकन उस बिल्डिंग के मालिकाना हक का एक कानूनी रूप से प्रमाणित बहुत छोटा सा अंश है। एक मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट, अपनी पॉकेट मनी से मुंबई की किसी महंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी में 5,000 रुपए का मालिक बन सकता है? क्या ये वाकई इतना आसान है? सिद्धांत रूप में हाँ, बिल्कुल। यही इसका सबसे बड़ा क्रांतिकारी पहलू है। ये रियल एस्टेट को स्टॉक मार्केट की तरह बना देता है। जहां आप पूरी कंपनी नहीं बल्कि उसका एक शेयर खरीदते हैं। हाँ, सही कहा। उसी तरह आप पूरी बिल्डिंग नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा, एक टोकन खरीदते हैं, और हर टोकन के साथ असली अधिकार जुड़े होते हैं, जैसे किराए से होने वाली आमदनी का हिस्सा। या प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर मिलने वाला मुनाफा। बिल्कुल। तो ये उस सब कुछ या कुछ नहीं वाले खेल को पूरी तरह बदल देता है। वाह, ये तो वाकई खेल बदलने वाली बात है। लेकिन ये पहले क्यों मुमकिन नहीं था? हमारे पास डिजिटल सिस्टम तो सालों से है। क्योंकि पुराने सिस्टम में भरोसे की कमी थी। आपको हमेशा किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ती थी। जैसे बैंक या कोई सरकारी दफ्तर। हाँ, या कोई ब्रोकर। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सारे रिकॉर्ड सही हैं, और ये प्रक्रिया बहुत धीमी, महंगी और गलतियों से भरी हुई थी। अगर आप एक प्रॉपर्टी को हजारों हिस्सों में बांटते, तो इन सब का हिसाब रखना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो ब्लॉकचेन इसी भरोसे वाले बिचौलिए को हटा देता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहीं पर वो ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी वाली बात आती है। मुझे ये बताइए कि ये लाइब्रेरी इतनी भरोसेमंद कैसे है? क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इस लाइब्रेरी की नींव को समझते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में कहते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन। इसे आप एक बहुत ही मजबूत डिजिटल तिजोरी की तरह सोचिए। ठीक है। जब भी कोई लेन देन होता है, मतलब कोई एक टोकन किसी दूसरे को बेचता है, तो उसे एक किताब की तरह लिखा जाता है। और इस किताब को कोई बदल ना सके, इसका क्या इंतजाम है? यहीं पर इसका जादू है। हर किताब पर एक अनोखी डिजिटल मोहर लगाई जाती है, जिसे हैश कहते हैं। हम्म। ये एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट है। हम्म। फिर इन किताबों को एक शेल्फ यानी ब्लॉक में रखा जाता है, और हर नई शेल्फ को पिछली शेल्फ के फिंगरप्रिंट से मजबूती से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो एक चेन बन जाती है। हाँ बिल्कुल, एक अटूट चेन। अगर कोई किसी पुरानी किताब में एक कॉमा भी बदलने की कोशिश करे, तो उसका फिंगरप्रिंट बदल जाएगा, और उसके बाद की पूरी चेन। टूट जाएगी। हाँ, और उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। इसे बदलना लगभग नामुमकिन है, पत्थर की लकीर जैसा। एक मिनट, आपने कहा था कि लाइब्रेरियन यानी माइनर्स या वैलिडेटर्स इसकी जांच करते हैं। मतलब ये कोई इंसान है? हाँ, अगर वे ही बेईमान निकले तो। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि किसी एक व्यक्ति या समूह की बेईमानी से फर्क ना पड़े। इसके लिए कंसेंसस मैकेनिज्म या आम सहमति के नियम होते हैं। जैसे? एक तरीका है प्रूफ ऑफ वर्क। इसमें दुनिया भर के हजारों लाइब्रेरियन एक बहुत मुश्किल गणित की पहेली को हल करने की होड़ लगाते हैं। जो पहले हल करता है उसे ही नई शेल्फ जोड़ने का अधिकार मिलता है। ये बहुत सुरक्षित है, लेकिन इसमें बिजली बहुत खर्च होती है ना, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, बहुत ज्यादा।
इसीलिए एक नया और ज्यादा लोकप्रिय तरीका है प्रूफ ऑफ स्टेक। इसमें लाइब्रेरियन अपनी कुछ संपत्ति दांव पर लगाते हैं। अच्छा। जिसका दांव जितना बड़ा, उसके चुने जाने की संभावना उतनी ज्यादा। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसका दांव जब्त कर लेता है। तो बेईमानी करने में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। बिल्कुल। जरूरी बात यह है कि यह सिस्टम किसी एक इंसान के भरोसे नहीं, बल्कि गणित और आर्थिक प्रोत्साहन के नियमों पर चलता है। वाह, तो ये लाइब्रेरी की नींव तो वाकई बहुत मजबूत है। लेकिन मुझे एक चिंता हो रही है। अगर इस लाइब्रेरी में लाखों लोग एक साथ किताबें जमा करने लगे, तो क्या गेट पर लंबी लाइन नहीं लग जाएगी? सही चिंता है। मतलब क्या सिस्टम धीमा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। और यही ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। अगर हर छोटा बड़ा लेन देन उसी मुख्य तिजोरी में रखा जाएगा तो सिस्टम धीमा और महंगा हो जाएगा। यहीं पर लेयर 2 और लेयर 3 आते हैं। एक्सप्रेस लेन और प्राइवेट ड्राइववे। हाँ, स्रोत में इन्हें बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेयर 2 एक एक्सप्रेस लेन की तरह है। ये मुख्य लाइब्रेरी के ऊपर काम करता है। मतलब यहाँ हजारों छोटे छोटे लेन देनों को एक साथ बंडल किया जाता है, जिन्हें रोल अप कहते हैं, और इन्हें लाइब्रेरी के बाहर एक साइड ऑफिस में प्रोसेस किया जाता है। फिर उन हजारों लेन देन का एक छोटा सा सारांश मुख्य लाइब्रेरी की शेल्फ पर दर्ज कर दिया जाता है। अच्छा, तो इससे मुख्य लाइब्रेरी पर भीड़ कम हो जाती है। और लेन देन बिजली की तेजी से और बहुत कम लागत में हो जाते हैं। लेकिन अगर लेन देन बाहर हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता कि उस साइड ऑफिस में कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही? इसके भी दो स्मार्ट तरीके हैं। एक है ऑप्टिमिस्टिक रोल अप। ये पहले भरोसा करो फिर जांच करो के सिद्धांत पर चलता है। मतलब ये मान लेता है कि सब कुछ सही है, लेकिन सबको एक मौका देता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे चुनौती दे। ठीक है। और दूसरा? दूसरा तरीका और भी ज्यादा मजेदार है, जीरो नॉलेज रोल अप। जीरो नॉलेज। ये तो सुनने में ही जादू टोने जैसा लग रहा है। बिना डिटेल देखे कोई कैसे साबित कर सकता है कि सब कुछ सही है? हाँ, ये वाकई किसी जादू जैसा ही लगता है। कल्पना कीजिए कि मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक तिजोरी का सही कॉम्बिनेशन है, बिना आपको कॉम्बिनेशन बताए। कैसे? मैं आपको एक कमरे में ले जाता हूँ जहाँ तिजोरी है। आप बाहर इंतजार करती हैं, मैं अंदर जाकर तिजोरी से एक खास चीज निकालकर आपको दिखाता हूँ, जो सिर्फ उसी तिजोरी में हो सकती है। अच्छा, तो इससे ये साबित हो गया कि आपको कॉम्बिनेशन पता है, लेकिन मुझे कॉम्बिनेशन पता नहीं चला। एग्जैक्टली। जी के रोलअप्स भी कुछ इसी तरह के क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ का इस्तेमाल करते हैं। वे ये साबित कर देते हैं कि हजारों लेनदेन सही हैं, बिना उन लेनदेन का कोई भी विवरण दिखाए। ये बहुत तेज, सुरक्षित और गोपनीय है। कमाल है। तो ये हो गई लाइब्रेरी की नींव यानी लेयर 1 और उसकी एक्सप्रेस लेन लेयर 2। अब ये प्राइवेट ड्राइवे या लेयर 3 क्या चीज है? लेयर 3 को आप उस बिल्डिंग की सोसाइटी मैनेजमेंट ऐप की तरह समझ सकती हैं। मान लीजिए आपने उस ऑफिस बिल्डिंग में एक टोकन खरीद लिया। हम्म। अब हर महीने किराए का हिसाब, मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान या बिल्डिंग के किसी फैसले पर वोटिंग जैसे छोटे-मोटे रोज के काम, ये सब इसी लेयर 3 पर हो सकते हैं। ये बहुत तेज और लगभग मुफ्त होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी है जो मजबूत है, तेज है और हमारी जरूरत के हिसाब से काम करती है। लेकिन ये अभी भी एक बंद डिजिटल दुनिया है। इसे असल दुनिया की जानकारी कैसे मिलती है? सही पॉइंट है। जैसे इसे कैसे पता चलेगा कि किराएदार ने किराया दिया या नहीं? हाँ, यहाँ दो और बहुत महत्वपूर्ण चीजें काम आती हैं, ओरेकल और ब्रिज। ओरेकल को आप डेटा मैसेंजर समझ सकते हैं। ये बाहरी दुनिया से भरोसेमंद जानकारी को ब्लॉकचेन पर लाते हैं। तो मतलब ये ओरेकल एक तरह का ऑटोमेटिक एजेंट है। अगर मैंने किसी दुकान का एक हिस्सा टोकन के तौर पे खरीदा है, तो ये ओरेकल हर महीने की बिक्री का डेटा खुद ब खुद ब्लॉकचेन पे ले आएगा और आपके हिस्से का मुनाफा आपके डिजिटल वॉलेट में डाल देगा। बिना किसी मैनेजर या अकाउंटेंट के। बिल्कुल सही। यही इसका जादू है। ये भरोसे को ऑटोमेट कर देता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ब्लॉकचेन पर चलने वाले ऑटोमेटिक एग्रीमेंट्स होते हैं, वो इन ओरेकल से मिले डेटा के आधार पर खुद ब खुद काम करते हैं। और ब्रिज क्या करते हैं? ब्रिज अलग-अलग लाइब्रेरी शाखाओं यानी अलग-अलग ब्लॉकचेन के बीच हाईवे की तरह काम करते हैं। इससे पूरा इकोसिस्टम आपस में जुड़ जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगभग एक आदर्श दुनिया जैसा। लेकिन असलियत में क्या कोई जोखिम नहीं है? क्या ये इतना आसान और सुरक्षित है जितना हम बात कर रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये कहना गलत होगा कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। पहली बात, ये तकनीक नई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई छोटी सी भी गलती या बग रह गया तो हैकर्स उसका फायदा उठा सकते हैं। ये तो बड़ा रिस्क है। दूसरा,
टोकन की कीमत बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। और सबसे बड़ी चुनौती है रेगुलेशन की। सरकारें अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इसके लिए नियम कानून कैसे बनाए जाएं। तो निवेशकों के लिए कानूनी सुरक्षा अभी भी एक ग्रे एरिया है। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिला के हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंचे। हमने एक ऐसे विचार से बात शुरू की थी जहां संपत्ति का मालिकाना हक कुछ लोगों तक ही सीमित है। और हम एक ऐसी दुनिया की तस्वीर देख रहे हैं जहां मालिकाना हक ज्यादा लोकतांत्रिक, ज्यादा लचीला और ज्यादा सुलभ है, जहां कोई भी देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन सकता है। हमने उस तकनीक की परतों को भी खोला जिसने इसे मुमकिन बनाया। एक डिजिटल लाइब्रेरी जो सुरक्षित है, जो लाखों लोगों के लिए तेजी से काम कर सकती है और जो बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। जैसा कि एक स्रोत कहता है, ये एक शांत बदलाव है। दीवारें नहीं बदलती, जमीन नहीं हिलती। सिर्फ मालिकाना हक का मतलब फिर से लिखा जाता है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि विश्वास लोगों या संस्थानों से हटकर सिस्टम की बनावट में चला जाता है। ये साफ सुथरे नियमों पर आधारित है, जो सबके लिए बराबर लागू होते हैं। संपत्ति अपनी स्थिरता नहीं खोती, बल्कि उसे एक नया लचीलापन मिलता है। मालिकाना हक अब भारी भरकम कर्ज से नहीं, बल्कि पहुंच, स्पष्टता और भागीदारी से शुरू हो सकता है। सही कहा। वाकई ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। स्रोत में एक पंक्ति है, एक बार सीख लिया जाए तो इस नए व्याकरण को भूलना मुश्किल है। और ये मुझे एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। क्या? अगर एक इमारत जैसी ठोस चीज का मालिकाना हक सूचना की तरह तरल और गतिशील हो सकता है, तो हमारी वित्तीय या सामाजिक प्रणालियों में और कौन से ऐसे अटल नियम हैं जो बस एक नया व्याकरण लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं।